हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल। आज से इस चैनल पर हम नॉर्सेट एग्जाम एम्स नॉर्सेट एग्जाम 2021 के लिए प्रिपरेशन करेंगे। और आज के इस वीडियो का हमारा पहला टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से। इस वीडियो में हम सीवीएस एनक्लेक्स सॉन्डर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जो कि आपके नॉर्सेट एग्जाम 2021 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेगुलरली हम नॉर्सेट एग्जाम 2021 के लिए वीडियोस अपलोड करेंगे। आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पूरा देखिएगा। इस वीडियो से आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प मिलेगी। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास फॉर एम्स नॉर्सेट एग्जाम 2021। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, अ क्लाइंट इज एडमिटेड टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ चेस्ट पेन दैट इज कंसिस्टेंट विथ मायोकार्डियल इंफ्राक्शन बेस्ड ऑन एलिवेटेड ट्रोपोनिन लेवल्स। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए सबसे जरूरी होता है। एम्स नॉर्सेट एग्जाम में जितना टफ कंपटीशन है उसके अंदर एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक क्लाइंट है हमारा, एक पेशेंट है, एक पर्सन है जिसे चेस्ट पेन हो रहा था, तो इस वजह से उसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट करवाया गया। जब हमने आगे डायग्नोसिस करवाया, जांच करवाई, टेस्ट कराए, तो रिपोर्ट के अंदर ट्रोपोनिन लेवल बढ़े हुए मिले। इससे डायग्नोसिस हुआ मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। अब आगे क्वेश्चन कहता है, हार्ट साउंड्स नॉर्मल एंड वाइटल्स आर नोटेड इन क्लाइंट्स चार्ट शोन बिलो। उस क्लाइंट के जो हार्ट साउंड हैं वो सभी नॉर्मल थे और जो वाइटल साइंस हैं इस टेबल में नीचे बताए गए हैं, जिसे अब हम डिस्कस करेंगे। The nurse should alert the healthcare provider because these changes are most consistent with which complication। आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आपको इस टेबल को ऑब्जर्व करना है और ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी कंडीशन क्लाइंट में डेवलप हो रही है जो कि क्लाइंट के लिए बहुत ही खतरनाक है, जिसके बारे में हमें एचसीपी यानी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना चाहिए। आइए क्लाइंट का जो वाइटल चार्ट है इसे हम एनालाइज करते हैं। इसमें सबसे ऊपर वाली रो में टाइमिंग्स दी हुई हैं। हमने यहां पर क्लाइंट के सारे वाइटल्स को हर 15 मिनट में चेक किया है। 11 बजे, 11:15 बजे, 11:30 बजे और 11:45 बजे। 11 बजे क्लाइंट की जो पल्स रेट थी वो 92 थी और रेस्पिरेशन 24 ब्रीथ्स पर मिनट था और बीपी था 140/88 जो कि लगभग नॉर्मल है। 15 मिनट बाद 11:15 बजे जब हमने क्लाइंट के वापस वाइटल्स लिए तो उसकी पल्स 96 थी और रेस्पिरेशन 26 हुआ और बीपी 128/82 हुआ। यहां पर पल्स और रेस्पिरेशन बढ़े हैं जबकि बीपी कम हुआ है। 11:30 बजे क्लाइंट की पल्स रेट 96 से 104 हो गई और रेस्पिरेशन 26 से 28 हो गया और बीपी 104.68 हो गया जो कि पहले से कम था। 11:15 बजे जब हमने वाइटल्स चेक किए तो हमने पाया कि पल्स रेट 118 हो गया है, पर्सन को टैकीकार्डिया है। उसके बाद पर्सन का रेस्पिरेशन भी काफी बढ़ चुका है, 32 ब्रीथ्स पर मिनट हो गया है और पेशेंट का जो बीपी है वो भी काफी कम हो गया है, 88/58। इस चार्ट को आप देखिए और बताइए कि पेशेंट में कौन सी कंडीशन डेवलप हो रही है। ऑप्शन ए, क्या कार्डियोजेनिक शॉक की तरफ पेशेंट जा रहा है, क्या पेशेंट में कार्डियक टेम्पोनेट कंडीशन डेवलप हो रही है, या फिर पेशेंट में पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण ये सब हो रहा है, या फिर डाइसेक्टिंग थोरैसिक एरोटिक एन्यूरिज्म के कारण पेशेंट को इस तरह के वाइटल्स आ रहे हैं। आपके पास इस चार्ट को ऑब्जर्व करने के लिए कुछ सेकंड्स का टाइम है और अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एवरीवन, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कार्डियोजेनिक शॉक कंडीशन डेवलप हो रही है।
कार्डियोजेनिक शॉक कंडीशन के अंदर पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंटिन्यूअसली कम होता जाता है, जबकि उसकी हार्ट रेट या पल्स और रेस्पिरेशन दोनों इंक्रीज होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं पेशेंट की पल्स 92 से 118 तक इंक्रीज हुई, जबकि रेस्पिरेशन 24 ब्रीथ्स पर मिनट से 32 ब्रीथ्स पर मिनट तक इंक्रीज हो गया और पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है 140/88 mmHg से कम होकर 88/58 mmHg तक कम हो गया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम कहेंगे कि पेशेंट को कार्डियोजेनिक शॉक कंडीशन डेवलप हो रही है। याद रखिएगा, कभी भी पेशेंट के अंदर यदि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है और पल्स और रेस्पिरेशन रेट बढ़ रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेशेंट को कार्डियोजेनिक शॉक कंडीशन डेवलप हो रही है। आइए जानते हैं कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में। आइए अब बात करते हैं कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में। कार्डियोजेनिक शॉक जो कंडीशन है उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल डैमेज हो जाता है। हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल कार्डियोजेनिक शॉक कंडीशन में 40% से ज्यादा डैमेज हो चुका होता है। कार्डियोजेनिक शॉक के कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिकल साइन हैं: वीक रैपिड पल्स, हाइपोटेंशन, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, कूल क्लैमी स्किन और इंक्रीज रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लाइंट एडमिटेड विथ चेस्ट पेन एंड हिस्ट्री ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस इज शेड्यूल्ड फॉर कार्डियक कैथेटराइजेशन। एक क्लाइंट जिसे हमने चेस्ट पेन के बाद हॉस्पिटल में एडमिट किया है और हिस्ट्री लेने पर हमें पता चला कि उस पर्सन को, उस क्लाइंट को टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस भी है। अब उसके हार्ट की फंक्शंस को असेस करने के लिए, उसके चेस्ट पेन के कारण को जानने के लिए हम कार्डियक कैथेटराइजेशन करवाना चाहते हैं। कार्डियक कैथेटराइजेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम एक हॉलो ट्यूब को ब्लड वेसल्स में हार्ट के पास इंसर्ट करते हैं और पता लगाया जाता है कि हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है या नहीं। Which medicines need to be withheld for 24 hours before and 48 hours after the procedure? अब ऑप्शंस के अंदर 4 ड्रग्स बताई गई हैं। ये चारों ड्रग डायबिटीज मेलाइटस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती हैं। हमें बताना है कि कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रोसीजर करने से 24 घंटे पहले कौन सी ड्रग को बंद करना चाहिए और प्रोसीजर होने के 48 घंटे बाद तक हमें उस ड्रग को नहीं देना है। सिंपल है, चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन ए ग्लिपिजाइड, ऑप्शन बी मेटफॉर्मिन, ऑप्शन सी रिपैग्लिडीन और ऑप्शन डी रेगुलर इंसुलिन। इन चारों मेडिसिन से कौन सी मेडिसिन को हम कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रोसीजर से 24 घंटे पहले देना बंद कर देंगे और कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रोसीजर होने के 48 घंटे बाद ही पर्सन को देंगे। ये चारों मेडिसिन डायबिटीज मेलाइटस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मेटफॉर्मिन। कार्डियक कैथेटराइजेशन जो प्रोसीजर होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि कॉन्ट्रास्ट मीडियम को एडमिनिस्टर करते हैं। कॉन्ट्रास्ट मीडियम के कारण पेशेंट की किडनीज अफेक्ट हो सकती हैं और मेटफॉर्मिन की प्रेजेंस के कारण वहां पर लैक्टिक एसिडोसिस कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो लैक्टिक एसिडोसिस कंडीशन डेवलप ना हो, इस प्रिकॉशन के साथ ही हम कार्डियक कैथेटराइजेशन के दौरान 24 घंटे पहले से और प्रोसीजर होने के 48 घंटे बाद ही हम पेशेंट को मेटफॉर्मिन ड्रग देते हैं। ग्लिपिजाइड, मेटफॉर्मिन, रिपैग्लिडीन और रेगुलर इंसुलिन सभी एंटी डायबिटिक मेडिसिन हैं जो कि डायबिटीज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती हैं। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट इन साइनस ब्रेडिकार्डिया कंडीशन विद अ हार्ट रेट ऑफ 45 बीट्स पर मिनट। एक क्लाइंट है
जिसे साइनस ब्रेडिकार्डिया हो रहा है। साइनस ब्रेडिकार्डिया का मतलब है हार्ट रेट का 60 बीट्स पर मिनट से कम होना, और यहीं पर अगर साइनस टैकीकार्डिया वर्ड होता तो इसका मतलब होता हार्ट रेट का 100 बीट से ज्यादा होना। एक क्लाइंट जिसकी हार्ट रेट 45 बीट्स पर मिनट है, कंप्लेन्स ऑफ डिजीनेस एंड बीपी 82/60 mm of Hg, व्हाट विल बी द प्रिस्क्रिप्शन। उस क्लाइंट को डिजीनेस हो रहा है, डिजीनेस का मतलब होता है चक्कर आना, और उसका बीपी है 82/60 mm of Hg। तो इस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा क्या प्रिस्क्रिप्शन होगा, इसके बारे में आपको गैस करना है। आपका पहला ऑप्शन है एडमिनिस्टर डिगॉक्सिन, डॉक्टर कहेगा उसमें एडमिनिस्टर कीजिए डिगॉक्सिन को, या फिर डिफिब्रिलेट द क्लाइंट, या फिर कंटिन्यू मॉनिटर द क्लाइंट, और ऑप्शन डी है प्रिपेयर फॉर ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग, जिसे आप एक्सटर्नल पेसिंग के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन को समझिएगा। एक क्लाइंट है जिसकी हार्ट रेट 45 बीट्स पर मिनट है और वो कहता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं। उसका बीपी जब चेक करते हैं तो बीपी है 82/60 mm of Hg। तो इस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा क्या प्रिस्क्राइब किया जाएगा? फ्रेंड्स, इस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा प्रिपेयर फॉर ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग, एक्सटर्नल पेसिंग के लिए कहा जाएगा। आइए अब रैशनल के बारे में बात करते हैं। साइनस ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन एंड डिजीनेस आर द साइंस ऑफ डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। यदि किसी पर्सन के अंदर हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट से कम है, उसका बीपी कम हो रहा है और उसे चक्कर आ रहे हैं, तो ये तीनों साइन कार्डियक आउटपुट के कम होने को दर्शाते हैं। इन सभी साइंस की मौजूदगी ये बताती है कि पर्सन में कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है। इन दिस सिचुएशन ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग इज डन टू इंक्रीज द हार्ट रेट एंड परफ्यूजन। इस कंडीशन को ठीक करने के लिए हम पर्सन को ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग देते हैं। ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग के द्वारा हम पर्सन की हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं और इसके कारण पेशेंट में जो ब्लड टिश्यू परफ्यूजन है वो भी बढ़ जाता है। यहां पर आप फिब्रिलेशन से डिफिब्रिलेट करने से कंफ्यूज मत होइएगा, वो अलग प्रोसीजर है और ट्रांसक्यूटेनियस परफ्यूजन अलग प्रोसीजर है। ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग इज टेम्पररी मेथड ऑफ पेसिंग द हार्ट इन इमरजेंसी सिचुएशंस। ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग के द्वारा हम इमरजेंसी सिचुएशंस में पर्सन की हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, पेसिंग करवाते हैं, और ये एक टेम्परेरी मेथड है। डिफिब्रिलेशन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अब यहां पर डिफिब्रिलेशन की बात करें तो जो डीसी के नाम से जानते हैं, शॉक के नाम से जानते हैं, उसका इस्तेमाल पीवीटी यानी पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कंडीशन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, क्लास 1 फॉर एम्स नॉरसेट एग्जाम 2021। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।